प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 43 निकालो। इस पृष्ठ पर पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। इस पाठ पर जो वार्तालाप पर आधारित है, हम लोग हिंदी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि जापान के प्रसिद्ध पशु चिकित्सक साइजी माकिनो, जो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में थे, हिंदी भाषा सीखा और हिंदी साहित्य के ग्रंथों का भली प्रकार अध्ययन किया, पढ़ाई की। रत्नावली कौशिक नाम की एक महिला ने साइजी माकिनो का इंटरव्यू लिया। वे बड़े हिंदी प्रेमी थे। जापान में किताब को गौर से देखो, 43 पृष्ठ पर, पेज पर शुरू से देखो और मेरे साथ शुद्ध उच्चारण में शब्दों को पढ़ते हुए उच्चारण करो और जबान खोलकर उच्चारण करते हुए इसे पढ़ने का अभ्यास करते रहना। हर एक पाठ को पढ़ने का अभ्यास करते रहना। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साइजी माकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवा ग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ, तालीमी उर्दू भाषा का शब्द जिसे शिक्षा कहते हैं, हिंदुस्तानी शिक्षा संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, एनिमल डॉक्टर थे। पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का मन ही नहीं हुआ। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो गया। उनकी सोच विचार, चिंतन का मतलब सोच विचार सब गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइजी माकिनो से। रत्नावली कौशिक प्रश्न करती हैं कि भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था। तो साइजी माकिनो उत्तर देते हैं, सन 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का आमंत्रण दिया। वे सन 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ। आज 45 वर्ष हो चले हैं, अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजी गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की धारा बदल गई। दूसरा प्रश्न लेखिका करती हैं, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। उत्तर देते हैं, अप्रैल सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद बिनोवा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों में सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे। सेवाग्राम के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रेसिडेंट का अर्थ अध्यक्ष, आर्य नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था। मुझे
खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, युकिको का सेवाग्राम वर्धा में नाम सुजाता दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी की सर्वप्रथम छात्रा रही हैं। प्रश्न, सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। उत्तर, सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। प्रश्न, गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। उत्तर, गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर की प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। स्पष्ट माने साफ। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता था कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं ही यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेगी। इसी भूमि में मुझे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों से शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। प्रश्न, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में विड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी नहीं आती थी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। प्रश्न, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है। दोनों का लोक साहित्य लगभग समान। लोक साहित्य यानी गांव घर सामान्य लोगों पर लिखी गई बातें एक समान। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएँ जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूँ, यही मेरी कामना है। प्रिय बच्चों, इस निबंध को एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर जोर जोर से शुद्ध उच्चारण करते हुए इस पूरे प्रश्नोत्तर को पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि शुद्ध बोलना आ जाए। शुद्ध बोलने से ही शब्द के एक एक स्पेलिंग पर, वर्तनी पर ध्यान आकर्षित होता है और फिर शुद्ध बोलना सीख लेने के बाद धीरे धीरे शुद्ध स्पेलिंग में, वर्तनी में लिखना भी आसान हो जाता है। इसलिए इसे बार बार इन हिंदी के निबंधों को, कविताओं को, कहानियों को बार बार पढ़ना आवश्यक है।
कक्षा 8 के सभी बच्चों को मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक जितने पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, अब प्रश्नों का उत्तर भी मैं बताता जा रहा हूँ। इसे पुस्तक के निबंध, कहानी अथवा वार्तालाप से खोज करके किताब में अंत में लिखे गए प्रश्नों का उत्तर इसमें ढूंढने का प्रयास करें और बार बार प्रश्नोत्तरों को याद करें। साथ ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका अर्थ और प्रयोग, साथ ही यमक अलंकार की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, ये सब होमवर्क में लिखें। कॉलेज खुलने पर ये होमवर्क की कापियाँ चेक की जाएंगी।